हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लिवाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंटों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को आज। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म होता है 1869 में और 1980 तक ये जीवित रहते हैं। यह एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया, जिसे हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थात अपने भावनात्मक पहलुओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त करता है, और भावनात्मक पहलुओं को जैसे अपनी इंद्रियों, आँख, कान, नींद और जीभ जैसे आदि के माध्यम से वो प्रकट करता है, जिससे संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। जीन पियाजे ने 3 शब्द भी दिए थे: अनुकरण, अनुकूलन और आत्मसात्करण। तो बात करें अनुकूलन क्या होता है दोस्तों, तो अनुकूलन क्या होता है? अपने माता पिता का अनुकरण या नकल करके सीखना। माता पिता या बड़े जो लोग होंगे उनके नकल करके बच्चा सीखता है, अनुकरण कहलाता है। और अनुकूलन क्या होता है? समाज में आकर दुनिया के बारे में समझ विकसित करना, वो जो है अनुकूलन कहलाता है। आत्मसात्करण क्या होता है? ये पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे अनुकरण का उदाहरण दें तो अनुकरण, बच्चा जब छोटा होता है तो पानी को देखता है, जब पानी को लोग पानी बोलते हैं तो वो पानी धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, और तो यह होता है अनुकरण। वही दोस्तों, जब समाज में निकलता है, बाहर घर से बाहर निकलता है, कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों को देखता है तो धीरे धीरे समझ अपनी बढ़ाता है और उनके बारे में जानता है कि हाँ, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, जानवर है। लेकिन वहीं पर जैसे कि आत्मसात्करण क्या होता है? जैसे बच्चे ने कभी गाय देखा हो और पहली बार भैंस को देखा हो तो वो भी गाय समझेगा, लेकिन जब उसको कोई बताएगा नहीं ये भैंस है, ये गाय अलग है, तो अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को साझा करेगा, जोड़ेगा, और वो अपने ज्ञान में वृद्धि करके वो गाय और भैंस में डिफरेंस जानने लगेगा। अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं को। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी तो उनको भी देखते हैं। चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है। ये इसे क्या कहते हैं? मानसिक क्रिया इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही जो है ये संपन्न होती हैं, और यह भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए ही उसके बच्चे का अस्तित्व होता है। इस तरह से व्यवस्था, अनुकरण, स्मृति और मानसिक रूप से संबंधित हैं। दूसरी होती है दोस्तों इनकी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने होती है? 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की होती है। बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होता है तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। जैसे कि कुत्ता बिल्ली आदि को पहचानता है, और जानवरों जैसे और अन्य वस्तुओं में भी वो विभेद जानने लगता है, विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी आरंभ हो जाता है, मतलब वो चीज़ों को उनके नाम से बुलाने लगता है। शिशु गिनती गिनना, रंग पहचानना और वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान उसको धीरे धीरे होने लगता है। जैसे कि गिनती गिनने लगता है, रंगों को पहचानने लगता है, हरा पीला काला क्या होता है, और हल्का और भारी पहचानने लगता है कि कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है। और इस अवस्था में बालक नए सूचना का संग्रह करता है। हमने बताया ना कि जानवरों के बीच में विभेद उत्पन्न करने लगता है, जानने लगता है, और जैसे गिनती या कुछ और भी चीज़ें, नई नई चीज़ों को जानने लगता है इस एज में आकर वो। और बच्चों में
वस्तु स्थायित्व का गुण का विकास होता है। किस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण विकास होता है? तो ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। वही अगला पॉइंट है, माता पिता की आज्ञा मानना, पहुंचने पर ना बताना और घर के छोटे मोटे कार्यों में बच्चा मदद करने लगता है या सीख जाता है। अगली अवस्था होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष तक। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। इसका पॉइंट क्या है? बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीख लेते हैं। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों का चिंतन करता है। अगला पॉइंट है भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था आरंभ हो जाती है। यहीं से भाषा मतलब बातचीत की योग्यता का विकास यहीं से बच्चे में आरंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की जो है क्षमता विकसित हो जाती है। अगली अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 11 वर्ष से आगे की होती है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक रहती है। बालकों में अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में इस उम्र में विकसित हो जाती है इस अवस्था में। और इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास बच्चों का हो जाता है। इन अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का पालन वो करने लगता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यही पॉइंट होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो इसको भी जानेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। पहला पॉइंट है बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चों को गलती करने पर उन्हें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर भी देना चाहिए बच्चों को। अगला पॉइंट है शिक्षकों को प्रेरणात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही पॉइंट सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कह रहे कि अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण करना चाहिए, तब उसे शिक्षित करने की योजना बनानी चाहिए। मतलब क्या है, बच्चों को पहले मानसिक अवस्था उनकी मजबूत करनी चाहिए, निर्धारित करनी चाहिए, फिर उनको शिक्षित बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक होता है, शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगी नवीन सोच एवं विचारों को जन्म देती है। बच्चों को मतलब वाद विवाद जो है प्रतियोगिता करते रहने चाहिए, जिससे जो बच्चे होते हैं उस चीज़ के बोलने के बारे में जानते हैं, नई समझ को लाते हैं। तो इसलिए उनको जो वाद विवाद का भी आयोजन करना चाहिए। अब जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत भी रहे हैं। पहला आपका निर्माण और खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का ही है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे का रहा है। लेकिन जो निर्माण और खोज का सिद्धांत है, इसमें प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। पियाजे का विचार है कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। मतलब वो नकल न करके बच्चा अपने आप में खुद मनोवैज्ञानिक होता है, वह अपने आप खुद जो है खोज करता है। अगला पॉइंट है कार्य क्रिया का अर्जन। पहला पॉइंट है प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना तथा टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण रूप में जोड़ना, यह क्रियात्मक कार्य होता है। मान लो जैसे कि कोई खिलौना होता है निकाल के लगाने वाले, जैसे होते नहीं जो है बच्चों के लिए आते हैं, तो उनको पहले पूरा फैला के फिर उनको जोड़ना, यही होता है
कार्यात्मक क्रिया। अगला पॉइंट है बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रियाओं का अर्जन है। मतलब उनका जो ये खेल खेलते हैं या जो ये क्रिया करते हैं कार्यात्मक क्रिया, इसी से उनका जो बौद्धिक क्षमता होती है विकसित होती है। अगला पॉइंट है एक विकास अवस्था दूसरे में पदार्पण यानी कि आरंभ के लिए दोनों तथ्यों का आवश्यक है, आत्मीकरण और संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण का अर्थ होता है बालक में उपस्थित एक विचार में नए विचार या वस्तु का समावेशन का हो जाना। जैसे बच्चा शुरुआत में क्या करता है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी देखता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से जो है आसमान में उड़ते हुए पतंग देखता है। तो पतंग को जो है वो बच्चा पहले पक्षी समझता है, लेकिन जब उसको बताया जाता है तो उसका आत्मसात्करण होता है। आत्मसात्करण के जरिए वो जानता है कि हाँ, पतंग भी आकाश में उड़ती है और पक्षी भी उड़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये इनका दूसरा सिद्धांत रहा है। अगला सिद्धांत जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये कोहलबर्ग का भी है लेकिन जीन पियाजे का भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार जो नैतिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रायत्त नैतिक की अवस्था ये होती है 2 वर्ष से 8 वर्ष तक की, और पियाजे के अनुसार अनुरूप तथा अवस्था का उद्भव बालकों में असमान तथा अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक नियम निरपेक्ष परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। और इसी में अगला पॉइंट रहा है 2 अवस्थाएं होती है। दूसरी अवस्था कौन सी है, स्थायी जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। ये कितने से कितने होती है, ये आपका 9 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों की होती है। इस काल में क्या होता है, इस काल में नैतिकता बच्चों में समकक्ष अर्थात मित्रों के बीच संबंधों को विकसित करती है। बच्चों में सोचने की प्रवृत्ति होती है। नियम एवं कानून लोगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब अगला सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत यहीं से पूरा होता है। आपके जितना भी पॉइंट जीन पियाजे से पूछे जाते हैं उतना हमने बता दिया है। अब हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों लोअर कॉलेज जो कॉलेज व्यक्ति थे लॉरेंस कोहलबर्ग, ये 25 अक्टूबर 1927 से 19 जनवरी 1987 तक रहे हैं और यह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्हें नैतिक विकास के चरणों के अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक विभाग में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा में ग्रेजुएट स्कूल था उसमें प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1970 में नैतिक विकास यानी कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत को पियाजे और जॉन डेवी के विचारों पर आधारित था। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा था। अब कौन कौन सी अवस्था में बांटा है, चलिए हम देखते हैं। नैतिक जो है व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। इनका यह बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और सीधा हूबहू आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इनकी जो 3 अवस्थाएं थी उनमें से पहली अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था है आपका पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पूर्व नैतिक स्तर। ये 4 से 10 वर्ष तक होता है। इस वर्ष में क्या होता है, इस आयु के बालकों में अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं और नैतिक दुविधाओं से प्रश्न तथा उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है इससे संबंधित होता है। और इसमें पहला पॉइंट होता है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। इसमें बालकों के मन में आज्ञा पालन का दंड एवं भाव का दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक को जो है नैतिकता का ज्ञान इस वर्ष में इतने आयु में हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है और वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का भी अनुपालन करता है। आपने हिंज की कहानी सुनी होगी, इसलिए हम हिंज की कहानी आपको बताएंगे नहीं, इसी से संबंधित थी हिंज की कहानी। अगला जो रहा है स्तर, ये रहा है परंपरागत स्तर।
परंपरागत नैतिक स्तर ये कितने से कितना होता है? ये 10 से 13 वर्ष तक होता है। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष का चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उसी पर सहमति बनाता है। इसमें भी 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था परंपरागत नैतिक स्तर में अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेही इनकी होती है। और दूसरा होता है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का होना। तो इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से जो सम्मान पाने की भी इच्छा रहती है। अगला स्तर रहा है 3 स्तर से, और अंतिम स्तर इसमें तीसरा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो कि 13 वर्ष से ऊपर का बच्चे के लिए होता है। कोहलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत व्यवस्था का अंतर्गत कार्य करता है। इसमें भी 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। टोटल इनके जो 3 पॉइंट थे, 3 में से सभी के 2-2 पॉइंट और भी रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट था इनका सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। इस अवस्था में वही बच्चे रखे जाते हैं जो सही लगता है। बच्चे जो वही करते हैं जो कि उनको सही लगता है। उदाहरण के फलस्वरूप बताएं तो यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों को जान से मारने के लिए दवा चोरी करता है, एक व्यक्ति जो होता है अपने बच्चे या पत्नी की बचाने के लिए दवा चोरी करता है, तो देखा जाए कि जीवन का जो है बचाना ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चा दवा चोरी करने के लिए हामी भर सकता है। वो कह सकता है कि यहाँ दवा चुरा लीजिए। वहीं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता होती है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में जो है अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। अब इसकी अन्य अवस्थाएं भी रही हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य भी अवस्थाएं रही हैं। तो कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, जैसे कि स्वकेंद्रितता पूछता है क्या होता है। स्वकेंद्रितता ये होती है 3 से 6 वर्ष तक की बच्चों की, और इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तित्व आवश्यकताओं को और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चारों ओर केंद्रित रहती हैं। बालक के लिए नैतिकता यही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। बच्चा वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, जिससे उसका फ़ायदा होता है, बच्चा वही करता है। अगला पॉइंट है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ये 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक यानी कि 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक समाज के बनाए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को धारण करने और संबंधित नैतिकता का विकास होता हुआ इस उम्र में बच्चों के अंदर देखा जाता है। जैसे इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। अगला पॉइंट है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। तो यह अवस्था किशोरों से जुड़ी होती है। किशोरावस्था में जब बच्चा जाता है तो उनसे जुड़ी होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा ही व्यवहार करता हूँ, उसे इसकी अनुभूति जो है होने लगती है। अगला पॉइंट है आधारयुक्त आलोचनात्मक अवस्था। ये नैतिक अवस्था की चरम अवस्था है, जिस पर क्या होता है? इस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में कही जाती है। इसके पीछे केवल उसकी भावनाएं होती हैं, उसका प्रभाव मात्र नहीं होता, बल्कि अपने मानसिक शक्तियों का भी वो प्रयोग करने लगता है। लेवाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। यहीं से जो होता है कोहलबर्ग का सिद्धांत समाप्त हो जाता है। अब शुरू होता है
लिवाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। तो जो लिवाइगोत्स्की थे तो उनका जो है ये कब से कब तक रहे हैं, इनका जन्म होता है 1896 और 1934 तक ये रहते हैं। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कार्य जो कारण होता है, जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, उनकी जो मित्र मंडली होती है उस और भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो ये था इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसमें क्या था, अंतरीकरण का सिद्धांत या व्यक्तिगत भाषा का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में समाज आ जाता है किसी प्रश्न में तो वाइगोत्स्की इनका सही जवाब होता है। जैसे वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि विकास वातावरण से शुरू होता है, विशेषकर सामाजिक वातावरण। इसमें इंसान बाहर होने वाली अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। अपने बालक होता है अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए सेवम से बातचीत करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो होती है, भाषा समाज द्वारा दिए गए प्रमुख संकेत उपकरण हैं जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। बोला कैसे जाता है या अंतरीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए बात करें तो दोस्तों, छोटे बच्चे कक्षा में अपनी शिक्षक की तरह कुर्सी पर बैठकर अन्य बच्चों को चुप कराने और पढ़ाने के आपस में बात न करें, इस पर निर्देश देने का अभिनय करते हैं और उसी तरह व्यवहार भी करना सीखते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी भाषी क्षेत्र में देखा जाता है कि माता पिता किस तरह से विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। बच्चे उन ध्वनियों को सीख लेते हैं और धीरे धीरे अपने माता पिता की तरह हिंदी बोलना भी शुरू कर देता है। इस तरह जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता की भाषा को आत्मसात कर लेते हैं और अतः बाहर यानी कि वातावरण से अंदर की ओर बच्चों के आंतरिक सेवम की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की का अंतरीकरण नाम दिया गया। मतलब जो बाहर समाज से वो सीखते हैं वो उसे कहा गया है अंतरीकरण नाम दिया गया है। वाइगोत्स्की के जो है वाइगोत्स्की ने क्या क्या है उसको अंतरीकरण नाम दिया है। और इनका जो ये भी पॉइंट रहा है निकटतम विकास का क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीजी या फिर समीपस्थ विकास का सिद्धांत ये पूछता है। तो ये किसका सिद्धांत था, ये था वाइगोत्स्की जी का। तो इतने नामों से जाना जाता है इनका ये सिद्धांत, निकटतम विकास का क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जेडपीजी या फिर समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो इसमें क्या था, वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जानना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा सा निर्देश मिल जाए। इस तरह वाइगोत्स्की ने संभावित विकास माना। मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए साइकिल नहीं चला पा रहा है और उसको आप कुछ समय के लिए पीछे से पकड़कर साइकिल चलाना सिखा देते हैं तो बाद में साइकिल चलाना सीख लेता है। तो जो आपने थोड़ी सी हेल्प की है वही है आपका निकटतम विकास का सिद्धांत। या फिर मान लीजिए कोई सवाल बच्चा नहीं हल कर पा रहा है, उसको आपने एक बार तरीका बता दिया कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में सवाल हल करना सीख जाता है। तो यही होता है आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत या फिर निकटतम विकास का सिद्धांत या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जेडपीडी, यही कहलाता है। आसान भाषा में समझें तो बालक का वास्तविक विकास का स्तर संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है। वाइगोत्स्की ने इसी को क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है निकटतम विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीजी, जो हमने अभी आपको तुरंत बताया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के सेवम से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाली वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन से होने वाले विकास के बीच का अंतर जो संभावित क्षेत्र का निर्धारण करता है। वही जो हमने अभी बताया पूरी थ्योरी वही है कि जो कोई बड़ा इंसान छोटे बच्चे की हेल्प करता है तो हेल्प कुछ समय के लिए होती है, लेकिन वो बच्चा हमेशा के लिए सीख जाता है। जो उस सीखने और बताने के बीच का पहले नहीं सीख पाया था और बाद में सीख लिया, जो उसके बीच का गैप होता है वही उसका जो है जेडपीडी कहलाता है। मान लो यहाँ पर कोई सामान रखा है और बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये ज़मीन है तो बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है इसको उतारने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन आपने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो यहाँ से लेकर के इतनी जो यहाँ पर ये दूरी थी यही कहलाएगी आपकी जेडपीडी। अब बात करते हैं
सामाजिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं क्या रही हैं? सामाजिक विकास की सिद्धांत की विशेषताएं क्या रही? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारण का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों की भाषा दक्षता एवं अनुभव आदि व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं। सीखना विकास की ओर निर्देशित कर सकता है। सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी जो है सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब जो विकास होता है उसको सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका कहना है? वाइगोत्स्की का कहना है। अगला पॉइंट है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया है। तर्क करना, चिंतन करना आदि सभी सांस्कृतिक कारणों को मदद करते हैं। यहाँ पर सामाजिक विकास का सिद्धांत, तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के भी कुछ पॉइंट हैं, ये भी देख लेते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत यह है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रभावों की महत्वपूर्ण भूमिका का स्वीकार किया तथा इनके अधिगम प्रभावों के संदर्भ में सूचना का प्रभाव एवं व्यापक प्रभाव का विश्लेषण भी किया है। दूसरा होता है अंतःक्रिया। तो ये क्या होता है? अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र जो है ये स्वतः उत्पन्न होती है, जो कि उसको सिखाने में सहायता भी प्रदान करती है। जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी जो हम कुछ जानते हैं और जो कुछ नहीं जानते उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे ही जेडपीडी कहा जाता है। जो हमने बताया, जो आप नहीं जानते हैं, मतलब जितना जानते हैं और जितना नहीं जानते उसके बीच का जो है डिफरेंस होता है, अंतर, रिक्त स्थान, वही होता है। जैसे हमने क्या बताया कि मान लीजिए आप साइकिल चलाना जानते हैं लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते, लेकिन आपसे कोई बड़ा वयस्क है या वयस्क आदमी है तो वो आपको जो है गाड़ी चलाना सिखा देता है। तो आप जो साइकिल चलाना जानते थे लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, अब गाड़ी चलाना सीख लिए हैं, तो उसके जो बीच का अंतर होगा, रिक्त स्थान होगा, वही कहलाएगा आपका जेडपीडी। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक का अधिगम पक्ष है, यानी कि संस्कृति विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन या मानसिक कार्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है अधिगम स्तर में भिन्नता। प्रायः छात्रों को समान परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से रखने पर उन्हें अधिगम की भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है वाइगोत्स्की का भी सिद्धांत। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों के सिद्धांत के बारे में हमने आपको बताया। अब अगले पार्ट में हम आपको इन तीनों से संबंधित जितने भी प्रश्न भी हैं उनको भी हम करवा देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।